बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में आप लोग खैर व आफियत से होंगे। आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 94 के साथ हाजिर है। जी बेटा, इससे पहले लेक्चर नंबर 93 में हमने यूनिट नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें एमसीक्यूज़ गिवन है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और डेफिनेशंस की टाइप में दिए हुए हैं। जी बेटा, ये देखते हैं इनके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, पहले हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, दैन उसके बाद हम देखेंगे एमसीक्यूज़। जी शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 1 बनता है डिफाइन क्लास लिमिट्स। जी बेटा, क्लास लिमिट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जब आप ग्रुप बनाते हैं तो उसमें बेटा 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक मिनिमम वैल्यू होती है जो उस ग्रुप को डिफ़ाइन कर रही होती है। और जो बेटा मिनिमम वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट है, और बेटा जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपर क्लास लिमिट है। अब यही बेटा डेफिनेशन है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ डिफाइंड फॉर ए क्लास आर ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स, और द मिनिमम वैल्यू इज़ कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज़ कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्रुप है 5 to 10। अब इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू बेटा कौन सी है, 5, तो 5 इज़ द लोअर क्लास लिमिट होगी एंड 10 इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, तो 10 इज़ द अपर क्लास लिमिट होगी। तो इस तरह से बेटा हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है डिफ़ाइन क्लास लिमिट्स, तो आप इस तरह से डिफ़ाइन करके बता देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है 2, डिफ़ाइन क्लास मार्क। क्लास मार्क को मिड पॉइंट भी बेटा कहते हैं। फॉर गिवन क्लास, कोई भी जो क्लास आपको दी जाती है तो आपने उसका क्लास मार्क बेटे फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट की एवरेज ले लेंगे। तो जो एवरेज होती है वो किस तरह से गेन की जाती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा आपने बताना है, फॉर गिवन क्लास द एवरेज ऑफ दैट क्लास ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ अपर एंड लोअर क्लास लिमिट्स बाय 2 इज कॉल्ड मिड पॉइंट और क्लास मार्क ऑफ दैट क्लास। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ आपने एग्जाम्पल अटैच करनी है। फॉर एग्जाम्पल इन अ ग्रुप, ये हमारे पास एक ग्रुप हम ले लेते हैं, और ग्रुप आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी बेटा वैल्यू ले सकते हैं। से हम इसको 6 to 10 ले लेते हैं, ये एक ग्रुप है। अब आपने इसका क्लास मार्क निकालना है, तो क्लास मार्क इसके इक्वल होगा। तो क्लास मार्क या जो इसका बेटे मिड पॉइंट है वो आप देखें कि लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है, वो है 6 है, और अपर लिमिट कितनी है, 10 है। आप दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगा 16 over 2, 2 से डिवाइड किया तो 8 आ जाएगा। तो क्लास मार्क कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप बेटा एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब आप बताएंगे फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप 6 to 10 क्लास मार्क क्या है, क्लास मार्क इज़ 8। अब वो कैसे 8 है, तो ये इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करके दिखा देंगे। ठीक है जी। क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो इस तरह से ये हमारे पास 8 आ जाएगा। और क्लास मार्क की डेफिनेशन प्लस उसके साथ ये बेटा आपने एग्जाम्पल अटैच कर देनी है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। जी नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं हमारे पास कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है जी। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा जी, व्हाट इज़ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव मीन्स हम बेटा कहते हैं टोटल करने को कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसीज़ का जब आप सम लेते हैं और अपर क्लास लिमिट से आप लेस देन जो आप कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, इसे ग्रुप टू ग्रुप फ्रीक्वेंसी का सम भी बोलते हैं। तो टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट्स आर बाउंड्री इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है।
उसके बाद है डिफाइन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा हमने पढ़ा था कि ये टेबुलर अरेंजमेंट होती है जिसमें डाटा को हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में या क्लासेस में, और फिर हर उस ग्रुप के अंदर आने वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, आइटम्स जो उस ग्रुप में फॉल करती हैं, उनको उस ग्रुप के सामने लिख दिया जाता है, और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बेटा हमने 6.1 के जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो ये इसमें डिस्कस किया था और इसके क्वेश्चन भी किए थे। अब यहाँ पे जस्ट डेफिनेशन ही है तो आप इसको लिखेंगे। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द टेबुलर अरेंजमेंट फॉर क्लासिफाइंग द डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन ईच ग्रुप करस्पॉन्ड्स टू द रिस्पेक्टिव ग्रुप। करस्पॉन्ड्स टू द रिस्पेक्टिव ग्रुप मीन आप जिस ग्रुप के अंदर जो ऑब्जर्वेशन फॉल कर रहे हैं उसके सामने हम लिख देंगे। इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मेथड ऑफ समराइजिंग द डाटा। तो एक्चुअली ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा को समराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन। तो ये बेटा बेसिकली हिस्टोग्राम एक ग्राफ है और जो आप ग्रुप डाटा के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम यूँ इस तरह से ड्रा करते हैं कि ये हमारे पास है एक आता है एक्स एक्सिस आ जाता है और ये बेटा दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाई एक्सिस होता है, और जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करते हैं वो आपको पता है ओरिजिन होता है। ठीक है बेटा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम इसकी क्लास बाउंड्रीज ले लेते हैं और फ्रीक्वेंसी जो है वो अलोंग द अब लेते हैं वाई डायरेक्शन में। अब यहाँ पे आप क्लास बाउंड्रीज के ऊपर जो है उसकी रिस्पेक्टिव हाइट की यहाँ पे रेक्टेंगल बनाते हैं। तो इस तरह से ये रेक्टेंगल जो होती हैं ये एडजेसेंट होती हैं, यानी आपस में जुड़ी हुई होती हैं और इनमें एक साइड जो है वो कॉमन आ रही होती है। तो इस टाइप का जो बेटे ग्राफ बनता है इसे हम कहते हैं ये हिस्टोग्राम है। अब हिस्टोग्राम जो एक्स वाई प्लेन में कंस्ट्रक्ट होता है, एक्स वाई मीन ये एक्स है ये वाई है, तो ये जो प्लेन बनता है ये बनने कहलाएगा एक्स वाई प्लेन में इनको बनाया जाता है। अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हैं जिनमें ये साइड एक एक साइड क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो ये एडजेसेंट साइड्स रेक्टेंगल्स का ग्राफ होता है जो कि बेटा ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपके सामने जो ग्राफ है ये हिस्टोग्राम है। तो हिस्टोग्राम में आप देख सकते हैं क्या है, सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स है और कंस्ट्रक्ट कहाँ पे की होती है, ऑन एक्स वाई प्लेन के ऊपर। तो बेसिकली ये ग्राफ है ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी, नेम टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसमें बेटा ये हमारे पास जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं ये 5 हैं। आपकी बुक में 6 दी हुई हैं लेकिन आप 5 को आप अगर आता है तो आप लिखेंगे इनमें से कोई से 5 में से लिख सकते हैं। मीन है, मीडियन है, मॉड है, ज्योमेट्रिक मीन है एंड हार्मोनिक मीन है। टेक्स्ट बुक में देखें तो क्वार्टाइल भी लिखा हुआ है। क्वार्टाइल में ख़ास तौर पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा Q2। आप इसको 2 पूछी हुई हैं तो आपको बेहतर है कि आप मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन में से बेटा कोई सी 2 आप लिख दें। ठीक है जी, तो ये बहुत बेटा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आता है पेपर में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन जो एवरेज को कैलकुलेट कर रही होती हैं, ये सारी एवरेज की टाइप्स है। मीन भी एवरेज की टाइप है, मीडियन भी, मॉड भी, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये सब के सब क्या हैं, ये बेटा जो है वो मीन के ही एवरेज के ये टाइप्स हैं। ठीक है, अब जो बुक में क्वार्टाइल लिखा हुआ है अगर आप क्वार्टाइल लिखते हैं तो उसमें साथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा Q2, वो बेसिकली मीडियन ही हो जाता है। वो उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला एग्जैक्टली वही है जो मीडियन का है। तो दैट्स वाई आप इन 5 में से कोई सी 2 टाइप्स जो हैं वो आप बता सकते हैं। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं जी कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। वो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास डिफाइन अर्थमेटिक मीन। एंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटा, ये हमने डिफाइन भी किया था और इसके बेटा हमने जो है वो वैल्यूज़ भी कैलकुलेट की थी, क्वेश्चन भी हमने कुछ सॉल्व किए थे अर्थमेटिक मीन वाले। तो अर्थमेटिक मीन बेसिकली होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। इन शॉर्ट अगर आप देखें कि जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, जितनी वैल्यू आपको दी गई हैं उनको आप ऐड कर लें और उनका जो सम आएगा उन्हें आप नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं ये अर्थमेटिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन इज़ द मेजर दैट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडरस्टूड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और इसके लिए आपको बेटा एक्स बार का फार्मूला जो है वो यूज़ किया जाता है और सिग्मा एक्स मीन सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड बाय एन मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
तो जो हमारे पास ये सिग्मा बता रहा है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ को ऐड कर लेना आपने, डिवाइडेड बाई एन मीन उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से जो हम वैल्यू हमारे पास आती है ये हमारे पास क्या होती है, अर्थमेटिक मीन कहलाती है। जी बेटा इन शार्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपने समझते जाना है, क्योंकि आगे जब हम MCQs पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यही वाली चीज़ें जो हैं वो डेफिनेशन जो हैं वो रिपीट हो रही होंगी। जी बेटा नेक्स्ट है हमारे पास शार्ट क्वेश्चन है 8, राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन की बेटा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये इनमें से 3 हम जो है वो यहाँ से आपसे कुछ पूछी गई हैं और ये 4 दी हुई हैं आपकी बुक में बेटा मौजूद हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, नोट करना चाहे नोट कर लें। तो मीन ऑफ द वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इज़ द के इटसेल्फ। आप देखिए इसका बेटा मतलब क्या है, मतलब ये इसका बनता है, फर्ज करेंगे हमारे पास सिमिलर ऑब्जर्वेशन है, से के है, के है और के है। अब ये के मतलब एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है, से 34 या कोई और नंबर से 5 रिपीट हो रहा है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो आप इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अब देखिए मीन निकालने के लिए आपको पता क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ लेते हैं, तमाम वैल्यू को आप ऐड कर लें, 1 2 3 4 को ऐड किया, आप इसे 4 पे डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास के का मीन आ जाएगा। अब के का मीन हमारे पास क्या है, ऊपर क्या आ जाएगा, 4 के आ जाएगा और ओवर में हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 से कट हो जाएगा, अगेन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, के ही आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर हमारे पास सिमिलर ऑब्जर्वेशंस हैं, एक ही तरह की अब वैल्यूज़ हैं, से 5 है या 6 या 7 कोई एक नंबर है, वो 3 टाइम 4 टाइम या 5 टाइम या 6 टाइम हमें दिया गया है, आप उसका अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हैं तो वो नंबर ही अर्थमेटिक मीन के तौर पर आएगा, यानी वो नंबर ही अर्थमेटिक मीन होगा। तो ये मतलब है इसका मीन ऑफ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन, जिन एक ही तरह के ऑब्जर्वेशन हो से कांस्टेंट के, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कांस्टेंट के है, जैसे के कोई नंबर है तो इसका आंसर इज़ द कांस्टेंट के इटसेल्फ, उसका आंसर के खुद ही होगा। ये बेटा प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका MCQs बुक में मौजूद है। अब उसके बाद है बेटा मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन। जी बेटा इसमें जो मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन है, और चेंज इन ओरिजिन का मतलब ये होता है कि डाटा के अंदर आप कोई स्पेसिफिक नंबर को आप ऐड करते हैं, तो उसके बाद से कोई हमारे पास सेट ऑफ डाटा था और उसका जो आपने अर्थमेटिक मीन निकाला तो वो हमारे पास x आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल x हमारे पास वैल्यूज़ हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन, और इनका जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो x हमारे पास x बार आ जाता है। अब आप इन वैल्यू के अंदर, हर वैल्यू के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करते जाएँ, यानी हम x1 के अंदर भी 5 को ऐड कर देते हैं, x2 के अंदर भी 5 को ऐड कर देते हैं, x3 के अंदर भी 5 को ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास एक नया एक डाटा बन जाएगा जो कि वैल्यू के अंदर, हर वैल्यू के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर को ऐड करने से बनाया गया होगा। अब वो जो न्यू डाटा होगा, अब इसका अगर अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो सिंपली जो आपने पहले अर्थमेटिक मीन निकाला होगा, चूँकि 5 को ही आपने हर वैल्यू के अंदर ऐड किया है तो आप मीन के अंदर 5 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास जो बेटा जो वैल्यू आएगी ये चेंज इन एक ओरिजिन कहलाती है। ठीक है, जब आप डाटा के अंदर स्पेसिफिक नंबर को ऐड करके एक नया डाटा बना लेते हैं, उस न्यू डाटा का जो अर्थमेटिक मीन होगा पहले वाले डाटा के मुकाबले में उतना ही बेटा ज़्यादा होगा जितना आपने स्पेसिफिक नंबर ऐड किया हुआ था, तो इसे कहते हैं चेंज इन ओरिजिन। अब इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, अगर आपके पास एक डाटा है और आपने उस डाटा से अर्थमेटिक मीन निकाल लिया है, से उसका अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ गया है x बार। अब आप उस डाटा को एक स्पेसिफिक नंबर से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू डाटा बनेगा हमारे पास। जी बेटा इसी तरह से अगर हमारे पास जो है वो कोई से डाटा है और उसमें डाटा से आप अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं और उसका अर्थमेटिक मीन जो है वो x बार आ जाता है। अब आप क्या करते हैं कि उस डाटा को एक स्पेसिफिक नंबर से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ज़ाहिर है डाटा की वैल्यू चेंज हो चुकी होंगी। अब उस न्यू डाटा का आप अगेन आप अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करें तो आप देखेंगे कि उसका जो मीन है वो पहले वाले के मीन का 10 टाइम हो जाएगा, यानी जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है उतने टाइम ही अर्थमेटिक मीन उसका इंक्रीज़ कर जाता है। इसे हम कहते हैं मीन इज़ अफेक्टेड बाई चेंज इन स्केल। तो ये चेंज इन स्केल था। ऐड करें
या सब्ट्रैक्ट करें तो चेंज इन ओरिजिन होता है, और बेटे अगर आप मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो वो चेंज इन स्केल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी बुक में बेटा डिस्कस किया गया टेक्स्ट बुक में, वो एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0। ये आगे बेटा प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब इसका बेटा मतलब ये होता है कि आपके पास कोई डाटा है, हम डाटा ले लेते हैं और से हमारे पास है डाटा, आप ले लें कोई 2 है और 3 है और उसके बाद हमारे पास है 4। ये मैं छोटी वैल्यू बेटा ले रहा हूँ ताकि इजीली जो वो कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। अब ये फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास बेटा 3 वैल्यूज़ हैं। अब आप इनका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट किया आ जाएगा 2 + 3 + 4 ओवर में आ जाएगा 3। अब एक्स बार इज इक्वल टू, इनका सम किसके इक्वल होगा जी, ये 9 आ जाएगा, 9/3, 3 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। ये हमारे पास डाटा है 2, 3 और 4 है, जिसका अर्थमेटिक मीन यानी प्रॉपर मीन हमारे पास कितना है, 3 है। अब आप ये कीजिए कि डेविएशन लीजिए। डेविएशन का मतलब बेटा ये होता है कि हर वैल्यू में से आपने मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब आप देखें कि ये हमारे पास आ जाएगा, आप डेविएशन कहते हैं d = ये x - x बार कह लेते हैं हम, ठीक है। तो ये अब आप देखें फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 है और यहाँ पे 2 - 3 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 3 है और 3 में से 3 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया। अब 4 है, 4 में से 3 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा, आप इसको लिख लेंगे 4 - 3 = 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास है डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। अब आप इनका सम लें, तो आप जब सम लोगे तो ये हमारे पास सिग्मा x - x बार आ जाएगा। आप ऐड करोगे तो बेटा कितना आएगा, 0 आएगा। ये देखिए 1 था, 0 था और -1 था। 1, 0 और -1 को ऐड करोगे तो सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आप कोई सा भी डाटा ले लें, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा डाटा ले लें, आप बेटा उस डाटा का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर लें। जैसे ये मैंने अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट किया है। फिर उसके बाद आप ये करें कि डाटा की हर वैल्यू में से उस अर्थमेटिक मीन को सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब भी आप ऐड करोगे तो ये जो सब्ट्रैक्ट करना ये कहलाता है डेविएशंस। जब आप डेविएशन का सम लोगे तो वो ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा। या बेटा डाटा को चेंज करके ज़्यादा वैल्यू लेकर, बड़ी वैल्यू लेकर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली मैंने 2, 3, 4 नंबर लेकर आपको चेक करवा दिया। आप बड़े नंबर के साथ, ज़्यादा नंबर के साथ भी इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। ये सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज 0। तो ये ऑलवेज 0 को अब आपने चेक करना है। ये हमेशा ऐसे ही होता है। डाटा का साइज़ कुछ भी आप ले लें, कोई भी डाटा हो, ठीक है जी। अब इसके बाद ये बेटा 4 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास लिखी हुई हैं। इनमें से जब पेपर में आती हैं तो कोई सी भी 3 आप लिख सकते हैं। आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं कि ये इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको कंबाइन इस तरह से करते हैं, मीन इज़ अफेक्टेड बाई चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन, या मीन इज़ अफेक्टेड बाई चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन एंड स्केल करके इनको इकट्ठा ही बेटा आप कंबाइन कर लेते हैं और इस तरह से 1, 2, 3 आपके पास रह जाती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप कंबाइन करके इन चारों को याद करें, 2 वालों बी और सी को कंबाइन कर लें तो इस तरह से 3 आपके पास रह जाएंगी और ये आप इसको लिख सकेंगे जी। बेटे नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन द मीडियन। बेटा मीडियन आपको बताया था कि ये मिडल ऑब्जर्वेशन होती है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये होती है कि डाटा को अरेंज करना हमने असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को पहले अरेंज किया जाएगा और उसके बाद जो मिडल ऑब्जर्वेशन होगी, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी, वो कहलाएगी मीडियन ऑफ द डाटा सेट। और मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए बेटा 2 फार्मूले मैंने आपको बताए थे। इसके 2 केसेस होते हैं। आप बता लेंगे व्हेन n इज़ ऑड, जब n ऑड होगा, और इसका दूसरा केस बेटा होता है व्हेन n इज़ इवन, जब n की वैल्यू इवन होगी तो तब आपने बताना है जी, ठीक है। अब इसके लिए बेटा आगे बताना क्या है, मतलब अब फार्मूले आपने लिखने हैं। जस्ट ये आप इसको लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू, ये ऑड होता है तो 1 ऐड करेंगे तो इवन बन जाएगा। ये आप लिखेंगे ट्रूथ आइटम इन अरेंज्ड डाटा, अरेंज डाटा में, ठीक है जी। अब व्हेन इवन होता है तो इसके लिए बेटा फार्मूला मीडियन का थोड़ा फिर ज़ाहिर है चेंज हो जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 1/2 होता है, आप n/2
ट्रूथ आइटम लिखेंगे, उसके बाद आप इसको लिख लोगे n+2 ओवर ट्रूथ आइटम हमारे पास आ जाएगी। तो ये दो केसेस हैं बेटा इसके, ये दोनों केसेस जो है वो आपने डिस्कस करने हैं, फार्मूला बताना है। मीडियन की डेफिनेशन कोई मुश्किल नहीं है। मीडियन क्या है? मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज डाटा सेट। और ये जो अरेंज डाटा सेट है ये असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और बेटे डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। इट डिवाइड द डाटा सेट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी 50% डाटा और बिफोर द मीडियन होता है और 50% डाटा आफ्टर इट होता है। और उसके बाद आप इसके बताएंगे कि 2 केसेस होते हैं। केस 1 है जब n की वैल्यू इवन होती है और जब n की वैल्यू ऑड होती है। n की वैल्यू इवन और n की वैल्यू ऑड, ये 2 पार्ट्स इसके आपने बताने हैं। नीचे बेटा इसके फार्मूले लिख देने हैं। व्हेन n ये ऑड होता है तो फिर n+1 ओवर ट्रूथ आइटम होती है इन अरेंज डाटा, और जब n इवन होता है तो फिर मीडियन जो होता है डायरेक्ट ये। अब n/ट्रूथ आइटम का मतलब है कि n/ट्रूथ आइटम इन द अरेंज डाटा, वहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बेटा हमने क्वेश्चन भी किए थे, तो ये आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट है जी डिफाइन मॉड। मॉड बेटा आपको बताया था कि डाटा के अंदर वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होती है, यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ये होती है, या हम ये कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, या मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट होती है। द मॉड इज़ डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा। इट इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन गिवन डाटा। जी बेटा इसके लिए अब कोई स्पेसिफिक अनग्रुप डाटा के लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता, जस्ट हम यही देखते हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और ग्रुप डाटा के लिए इसका फार्मूला होता है। और ग्रुप डाटा के आपको जो है वो यहाँ से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं स्मार्ट सिलेबस में। अगर आप फार्मूला याद देखना चाहें तो इसका फार्मूला बेटा टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मॉड के लिए जो फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है ग्रुप डाटा के लिए, L प्लस हमारे पास है FM-F2 और बेटा आएगा 2 टाइम FM-F1-F2 इंटू H। ये बेटा फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है। अब देखें चूँकि ग्रुप डाटा के लिए आगे FM क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और H क्या है? साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल होता है। F1 क्या है? ये F1 फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास से पहले वाले ग्रुप की, और F2 क्या होती है? ये फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल जो ग्रुप है उसके बाद वाले ग्रुप की। ठीक है, आफ्टर द मीडियन मॉडल ग्रुप। तो ये अब चूँकि क्वेश्चन नहीं था बेटा इसका, अब क्वेश्चन एक्सक्लूड कर दिए गए हैं तो इसलिए ज़ाहिर इसकी इतनी डिटेल नहीं आ सकी है। तो ये फार्मूला बहरहाल बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन ये बेटा होता है कि आप पहले जो वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, हम उनका लेते हैं रेसिप्रोकल और फिर उनका हम सम ले लेते हैं और उसका अगेन सम रेसिप्रोकल उनको करते हैं, तो ये हमारे पास बेटा जी आ जाता है हार्मोनिक मीन। अब आपने देखना है ये किस तरह से बेटा इसकी डेफिनेशन बनती है कि हार्मोनिक मीन है से हमारे पास की ऑब्जर्वेशन हैं x1 है और x2 है और x3 है, इस तरह से ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं एंड सो ऑन xn तक वैल्यूज़ हैं। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इनका रेसिप्रोकल निकालेंगे, x1 आ जाएगा, फिर उसके बाद x2 आ जाएगा, उसके बाद x3 आ जाएगा, उसके बाद सो ऑन हमारे पास x1 ओवर xn आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकल ले लें, ऑल वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लिया। अब उसके बाद हम इन तमाम रेसिप्रोकल्स का सम ले लेते हैं। सम के लिए आप यहाँ पे क्या लगा लेंगे? प्लस लगा लेंगे, और यहाँ पर भी आप प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। उसी को मैं बेटा ज़रा शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ मीन इनको हम तमाम को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। और आपको पता सम के लिए क्या यूज़ होता है? सिग्मा। हम इसे कह सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल्स का सम है, ये सम ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल्स है। अब सम ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल्स को हम डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 1 ओवर x है, सम ऑफ ऑल द रेसिप्रोकल है, इसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बेटा। अब आप ज़रा गौर कीजिए
कि जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन रेसिप्रोकल्स का सम है उसको आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। जब सम ऑफ वैल्यूज़ को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बनता है, हमारे पास अर्थमेटिक मीन बनता है। ये भी अर्थमेटिक मीन है, लेकिन ये मीन किसका है, एक्स का नहीं है, बल्कि एक्स के रेसिप्रोकल्स का मीन है। यानी क्योंकि हमने सम किसका लिया, रेसिप्रोकल्स का। अगर एक्स का सम लिया होता तो ये हमारे पास डाटा का यानी एक्स का सम होता। अब चूंकि रेसिप्रोकल का सम लिया है तो इसलिए ये मीन किसका है, रेसिप्रोकल का मीन है। तो ये रेसिप्रोकल्स का मीन है क्योंकि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है और डिवाइडेड बाय एन मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको अगेन इसका रेसिप्रोकल लेना आपने, रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स। यानी ये मीन्स ऑफ रेसिप्रोकल है, इसको रेसिप्रोकेट करना है। इसके ये मतलब इसका दोबारा रेसिप्रोकल लेना है। जब आप दोबारा रेसिप्रोकल लोगे तो ये हमारे पास n ऊपर चला जाएगा और सिग्मा 1/x बेटा क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू हमारे पास बनी है ये हमारे पास बेटा जी हार्मोनिक मीन है। यानी कि आप पहले रेसिप्रोकल ले लें और फिर उसको ऐड करें और उनका जब सम ले लिया उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लें तो वो बन जाता है अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल। ये अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल है। अब इस अर्थमेटिक मीन जो रेसिप्रोकल है इसको अगेन रेसिप्रोकेट कर दें, मीन इसका रेसिप्रोकल ले लें तो n ऊपर चले जाएगा और सिग्मा 1/x बेटा नीचे आ जाएगा। तो यही इसका फार्मूला है, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है आपके सामने और यही वर्डिंग है। अगर आप ज़रा गौर करें, हार्मोनिक मीन रेफर्स टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग। किसको रेसिप्रोकेट करना है, मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स। यानी मीन ऑफ जो रेसिप्रोकल था उसको रेसिप्रोकेट करना है, मतलब दोबारा उसका रेसिप्रोकल ले लेना है ऑफ द ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 एंड xn सो ऑन। फॉर अनग्रुप डाटा इसका बेटा ये फार्मूला आता है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर सिग्मा 1/x। तो आप डेफिनेशन के साथ ये एक फार्मूला ही लिखते हैं तो बेटा काफ़ी है और साथ मेंशन कर दीजिएगा कि ये अनग्रुप डाटा के लिए है, ठीक है। अब अगर ग्रुप डाटा के लिए लिखना हो इसी को आप लिख सकते हैं हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, आप n को रिप्लेस कर देंगे, n की जगह पे आप लिखते हैं सिग्मा f आ जाता है और उसके बाद सिग्मा आप इसके बाद लगा देंगे f/x। इस 1 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारे पास जो फार्मूला बन गया है ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला है फॉर ग्रुप डाटा। तो आप इसमें एक फार्मूला कम से कम लिख दोगे तो काफ़ी होगा। डेफिनेशन को याद करना है बेटा और उसके बाद हमने क्या करना है कि एक फार्मूला कम से कम अनग्रुप डाटा का लिख दें क्योंकि अनग्रुप डाटा को स्मार्ट सिलेबस में शामिल किया गया है। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास से ऑब्जर्वेशन हैं। जी बेटे आप देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास n ऑब्जर्वेशन हैं तो हम क्या करेंगे, n ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 x3 डॉट xn और इसका आपके पास क्या आ जाएगा 1/n। अब यानी आप इसका nth रूट ले लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वेरिएबल x इज़ द nth पॉजिटिव रूट। ज़ाहिर है आप जब रूट लेते हैं जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस भी आता है तो आपने कौन से वाला लेना, पॉजिटिव वाला रूट बेटा लेना है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन जो होता है बेटा, जो गिवन ऑब्जर्वेशन होती हैं उनके प्रोडक्ट का nth रूट होता है। nth रूट मीन आप जितनी आपने वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना ही आपने रूट ले लेना है, ठीक है जी। तो आई होप आपको बेटा इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन के बाद व्हाट इज़ द रेंज। रेंज बेटा गिवन डाटा में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का बेटा डिफरेंस होता है। तो ये एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन होता है बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम्स ऑब्जर्वेशंस मीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशंस। तो रेंज measures the extent of variation between two extreme observations of the data set. It is given by the formula range mean x max minus x minimum। मतलब x max का मतलब होता है मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन एंड मिनी का मतलब होता है मिनिमम ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरह से बेटा आप गिवन डाटा में मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, जो आंसर आता है वो डाटा की रेंज कहलाता है, ठीक है जी। बहुत सिंपल है डेफिनेशन। नेक्स्ट है डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। इसके लिए बेटा दो फार्मूले यूज़ होते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने बेटा कैलकुलेट भी किए थे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स का स्क्वायर है ओवर एन है माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर और उसके बाद ऊपर इसका है स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास बेटा जी स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। इसी के लिए दूसरा फार्मूला यूज़ होता है
सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर है एन। अब इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास बेटा जिसका दूसरा फार्मूला होगा। तो ये बेटा दोनों फार्मूले यूज़ किए जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को एवेल्यूएट करने के लिए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये लास्ट बेटा डेफिनेशन थी और इस तरह से ये डेफिनेशन जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाती हैं। अब आइए हम देखते हैं इसके जो है वो हमारे पास जो है वो MCQs क्या है। अब MCQs को बेटा हम कवर करते हैं। ओके जी बेटा, यूनिट नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज में शार्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं MCQs, क्योंकि शार्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें बेटा कवर हो चुकी हैं जो कि MCQs को बेटा अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी थी। तो दैट्स वाई हमने शार्ट क्वेश्चन को पहले किया है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQs है। MCQ नंबर 1, अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड। अच्छा, इसमें ये बात ध्यान में रखें, बुक में आपको बेटा 3 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं और चौथा ऑप्शन हमने खुद से डेवलप किया हुआ है। तो आप इसका ज़ाहिर जब MCQs आता है तो उसके 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो ये ज़ाहिर है लास्ट वाला ऑप्शन हमने अपनी तरफ से लिखा है ताकि ये पैटर्न जो है वो मुकम्मल हो सके। अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड का ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल को हम क्या कहेंगे? क्या डाटा कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहेंगे या हिस्टोग्राम कहेंगे? जी बेटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम तो ग्राफ का नाम है, ये ग्रुप डाटा को शो करने के लिए होता है। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल है, इससे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और इसका दूसरा नाम है। तो बी वाला ऑप्शन बेटा इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है अ हिस्टोग्राम इज़ अ सेट ऑफ एडजेसेंट। जी बेटा, अभी हमने शार्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि हिस्टोग्राम इज़ द ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होता है, तो इसलिए डेट्स वाई इसका आंसर जो होगा बी वाला ऑप्शन होगा रेक्टेंगल्स। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ द मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। ये भी बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी एक ग्राफ है और ये मैनी साइडेड, पॉली मीन मैनी, गॉन मीन जिसके कॉर्नर होते हैं, साइड्स होती हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मीन मैनी साइडेड, ये क्लोज्ड फिगर होती है। तो दैट्स वाई MCQ नंबर 3 का आंसर हमारे पास होगा क्लोज्ड फिगर, ए वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आई होप आपको बेटा इन तीनों MCQs की समझ आ चुकी होगी जी। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं हमारे पास है accumulative frequency table is also called। ये MCQ नंबर 4 है। accumulative मीन सम, टोटल, फ्रीक्वेंसी मीन फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो जो cumulative फ्रीक्वेंसी होती है, अब इसमें ऑप्शन पे गौर करें ज़रा, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या डाटा कहते हैं या लेस देन cumulative फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये ऐसा MCQs है जिसका बेटे क्लू जो है वो आप इसके जो है वो ऑप्शन के अंदर मौजूद है। सी वाला ऑप्शन देखें, लेस देन cumulative फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका बोला जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन होगा। ऊपर भी cumulative का वर्ड यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी cumulative का वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये क्लू जो है वो ऑप्शन सी के अंदर मौजूद है, तो सी वाला इसका आंसर राइट ऑप्शन होगा। इन अ cumulative फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, cumulative जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट। इसमें ये बेटा ग्राफ है बेसिकली। cumulative फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये पूछा जा रहा है कि उस ग्राफ को जब ड्रा किया जाता है तो उस जो cumulative फ्रीक्वेंसी है उसके अगेंस्ट किस वैल्यू को ड्रा किया जाता है? मिड पॉइंट को करते हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज को करते हैं, क्लास लिमिट्स को करते हैं या फ्रीक्वेंसीज को करते हैं? जी बेटा, इसका आंसर है अपर क्लास बाउंड्रीज। cumulative फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट अपर क्लास बाउंड्रीज। दी अपर क्लास बाउंड्रीज के अगेंस्ट बेटा जी होता है। ठीक है जी, तो इसका होगा अपर क्लास बाउंड्रीज। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। MCQs नंबर है 6। अरिथमेटिक मीन इज़ अ मेजर दैट डिटरमिन अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल बाय देयर। जी बेटा, अरिथमेटिक मीन में हमने आपको बताया था, अभी शॉर्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। तो जो बेटा हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो उनको जब आप ऐड करते हो, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ लेते हो, तो उनके नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। तो दैट्स वाई ए वाला ऑप्शन इसका
राइट ऑप्शन होगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। उसके बाद है डेविएशन इज़ डिफाइंड एज, डेविएशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम अ कांस्टेंट, हिस्टोग्राम, सम या फ्रीक्वेंसी। जी बेटा जो डेविएशन है वो जो हम बेटा जब फाइंड आउट करते हैं वो डिफरेंस लेते हैं, किसी भी वैल्यू का डिफरेंस या ऑल वैल्यूज़ का डिफरेंस एक ही नंबर से अगेन एंड अगेन हम लेते हैं और इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो ये जो डिफरेंस लिया जाता है डेविएशन में एक कांस्टेंट वैल्यू से बेटा लिया जाता है, तो दैट्स वाई इसका ए वाला ऑप्शन ही राइट ऑप्शन होगा, कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम तो ग्राफ का नाम है और फ्रीक्वेंसी तो हर ग्रुप के बेटा अलग-अलग होती है। तो आप कांस्टेंट से एक कांस्टेंट वैल्यू से अगेन एंड अगेन डिफरेंस लेते हैं और ये डेविएशन जो है वो डिफरेंस होता है किसी भी वैल्यू का एक कांस्टेंट वैल्यू से, ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड। वो डाटा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो ये बेटा अभी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ये डाटा को समराइज बेटा किया जाता है, डाटा को जो है वो क्लासीफाई किया जाता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, तो उसे ग्रुप डाटा बेटा बोला जाता है और ए वाला ऑप्शन इसका जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ग्रुप डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रुप डाटा भी बोला जाता है, ठीक है जी। उसके बाद है बेटा MCQs नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आ चुके हुए हैं बेटा। मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशंस से कांस्टेंट के इज़, ये अभी हमने बेटा अरिथमेटिक मीन की 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये 4 MCQs जो हैं वो बेटा उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के दिए गए हैं। मीन ऑफ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के इज़ द की इटसेल्फ, बी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये बेटा जी हमारे पास आंसर है इसका। अब मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन, जो मैंने आपको बताया 2 होते हैं, चेंज इन ओरिजिन भी होता है और चेंज इन स्केल भी होता है। तो यहाँ पे चेंज इन ओरिजिन, क्योंकि इसमें स्केल की ऑप्शन नहीं है, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, ये बेटा इसका आंसर ठीक होगा। MCQ नंबर 10 का ऑप्शन है सी, राइट ऑप्शन है चेंज इन ओरिजिन। जी बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास यही MCQs है, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन। अब यहाँ पे आगे ऑप्शन चेंज कर दी गई हैं, चेंज इन प्लेस है, स्केल है, रेट है, नन ऑफ दिस। तो ये बेटा हमारे पास मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ठीक है जी। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन कंसीडर करेंगे। अब उसके बाद है सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज़ ऑलवेज, ये बेटा 4th प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन जो होता है ऑलवेज 0 होता है। तो दैट्स वाई इसका जो है वो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। जी बेटा नेक्स्ट है हमारे पास nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स या ऑब्जर्वेशंस इज़ कॉल्ड। जी बेटा nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो आपको पता मॉड में फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, मीन में सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, मीडियन में मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है, जो जब डाटा को अरेंज कर लिया जाता है। तो अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है ये आप देखें, ना मीन की है, ना मीडियन की, ना मॉड की, तो किसकी है, ज्योमेट्रिक मीन की बेटा डेफिनेशन लिखी हुई है। तो दैट्स वाई सी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अब ये जो बेटा MCQs हमारे पास आ रहे हैं ये मोस्टली बेटा डेफिनेशंस हैं। आप डेफिनेशंस को जब याद कर लोगे अच्छे तरीके से तो उसके बाद जब आप MCQs को पढ़ेंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए हमने पहले बेटा शॉर्ट क्वेश्चन को किया है, डेफिनेशन को किया है और MCQs को बाद में किया ताकि बात को समझने में आसानी रहे। जी बेटा उसके बाद है MCQs नंबर है 14, द वैल्यू obtained by reciprocating the mean of the reciprocals of observation is called। अब देखिए मीन ऑफ द रेसिप्रोकल जो अभी बेटा आपको मैं बता रहा था कि आपने जो रेसिप्रोकल के मीन को रेसिप्रोकेट करना है उसे हम कहते हैं हार्मोनिक मीन। तो ये बाय डेफिनेशन ही है और ये इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा। नेक्स्ट है द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट। MCQs नंबर 15,
मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन जो डाटा सेट की होती है उसे हम क्या कहते हैं, मॉड। तो ये बेटा मॉड की डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 16, द मेजर विच डिटरमिन द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट। तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को बेटा बताता है मीडियन, तो मीडियन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो जो फाइंड आउट करते हैं अरेंज डाटा सेट में वो होता है हमारे पास मीडियन, तो दैट्स वाई इसका आंसर होगा मीडियन। तो आई होप इसको बेटा MCQs की आपको समझ आ चुकी होगी। आप देख रहे हैं ये बेटा डेफिनेशन ही हैं और डेफिनेशन अगर आपने याद कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 17, द ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड अ डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड डिसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल या मॉड। जी बेटा क्वार्टर, क्वार्टाइल ऊपर लिखा हुआ है 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो क्वार्टर किसे कहते हैं, 4 को। तो अब यहीं से थोड़ा सा अगर आप वर्ड के ऊपर तोड़ के इसको पढ़ें, मीनिंग पे गौर करें, तो क्वार्टाइल क्वार्टर से है यानी 4 पार्ट में डिवाइड करने से तल्लक है। डिसाइल जो है वो 10 पार्ट्स के लिए बेटा होता है, जैसे डेसिमल होता है, ठीक है। तो अब भी हमारे पास इसका राइट वाला ऑप्शन होगा बी, क्योंकि क्वार्टर 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स का जो तल्लक है वो क्वार्टाइल के साथ होता है, क्वार्टर के साथ होता है, ठीक है जी। उसके बाद है स्प्रेड, MCQ नंबर है 18, द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डाटा सेट इज़ कॉल्ड। जी जो बेटा किसी डाटा के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी स्कैटरनेस है, उनका जो फैलाव है उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। अब देखें एवरेज सेंट्रल वैल्यू होती है, डिस्पर्शन फैलाव को कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज ही होती है, क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड करने को कहते हैं। अब देखें जो स्प्रेड मीन फैलना या स्कैटरनेस जो है वो फैलाव जो होता है डाटा का, अब डिस्पर्शन के मीनिंग वही होते हैं जो बेटा स्कैटरनेस के हैं या स्प्रेडनेस के हैं। तो स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट इज कॉल्ड डिस्पर्शन, तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारे पास है MCQs नंबर है 19, द मेजर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री आर एक्सटेंट ऑफ वेरिएशंस इन अ डाटा सेट आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ। जी बेटा मेजर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ आर एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, तो एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन को जो यूज़ करने के लिए जो बेटा मेजर्स लिए जाते हैं, जो मेजर्स यूज़ होता है, टेक्निक यूज़ होती है, उससे हम कहते हैं डिस्पर्शन। इसका आंसर भी डिस्पर्शन होगा। तो ये जी डिस्पर्शन इसका आंसर है 19 का, द मेजर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ डाटा सेट आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो ए वाला ऑप्शन बेटा इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ डाटा सेट इज मेजर्ड बाय। तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। आप देखें मैक्सिमम एंड मिनिमम का जो बेटा जो रिलेशन है आप देखें कि क्या एवरेज के साथ होता है, रेंज के साथ होता है, क्वार्टाइल के साथ होता है या मॉड के साथ होता है। तो रेंज की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए यानी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस को बेटा जब हम कंसिडर करके उनका जो है वो वेरिएशन लेते हैं, मतलब उनका डिफरेंस लेते हैं, तो हमारे पास रेंज बनता है। तो दैट्स वाई MCQ नंबर 20 है द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। एक्सट्रीम्स ऑब्जर्वेशन मीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द डाटा सेट इज मेजर्ड बाय रेंज। तो रेंज बेटा इसका आंसर जो है वो राइट ऑप्शन होगा अगेन। ये बेटा इस तरह से हमारे पास ये दोनों MCQs 19 और 20 कंप्लीट हो गए। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी 21 है द मीन ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन ऑफ। स्क्वेयर्ड डेविएशन का मीन आपने लेना है, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, रेंज है या मॉड है। जब जी बेटा मीन ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस बेटा होता है, ठीक है। ये वेरिएंस की डेफिनेशन नहीं आई, वो ना हमने टॉपिक भी नहीं पढ़ा इसका। तो वेरिएंस बहरहाल ये होता है कि अब जो स्क्वेयर्ड डेविएशन का जो मीन होता है उससे हम कहते हैं कि ये वेरिएंस है। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर इसी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें मीन ऑफ द स्क्वेयर्ड डेविएशन का, फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो बहरहाल यूँ क्योंकि स्क्वायर रूट का वर्ड नहीं है शामिल इसमें किया हुआ, तो मीन ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। तो ये बेटा वेरिएंस की डेफिनेशन लिखी हुई है जी, आप बुक के अंदर भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं।
ठीक है जी बेटा। तो इस तरह से ये MCQs हमारे पास बेटा जी कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको इन MCQs की समझ आ चुकी होगी। बेटा आज हमने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो आज के लिए बेटा इतना ही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।